नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारतेंदु युग। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले आदिकाल पढ़ लिया है, भक्ति काल, वीरगाथा काल। और आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे दोस्तों, अब आधुनिक काल की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और आधुनिक काल में हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग। ठीक है, एक महत्वपूर्ण युग है, आपकी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न यहां से जरूर बन जाता है। तो कोशिश ये करिएगा कि इन चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा और नोट डाउन के साथ साथ आपको याद करना है, लिख के आप चिपका लीजिए कहीं पर। ठीक है, मैं बताते चलूंगा कि क्या क्या इसमें से परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्या किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आती है, जितनी भी क्लासेज होती हैं चैनल पर। और जितने भी हमारे नए साथी हैं, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब ना करिएगा, आप वीडियो के लास्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको क्वालिटी दिखे तभी करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इसको। अब हम लोगों ने एक हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला शुरू की है उसके तहत ये चल रहा है और इसमें हम लोग बात करेंगे किन किन चीजों पर, प्रमुख जो लेखक और कवि हुए हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा लेखक और कवि दोनों। अभी तक केवल कवियों की बात हो रही थी, अब लेखक और कवि दोनों की बात होगी। क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग जो है, यहां से आपके जो गद्य लेखन की परंपरा है वो भी शुरू हो जाती है। अभी तक आप केवल पद्य पढ़ रहे थे, केवल आप कविताएं पढ़ रहे थे। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आपको कविताओं के साथ साथ क्या पढ़नी है दोस्तों, गद्य की रचनाएं भी आपको पढ़नी है। अभी तक आपने केवल पद्य पढ़ा है। ठीक है, यहां से आपका एक प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से बनता है और मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपको कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। भारतेंदु युग से आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका आधुनिक युग है, जो आधुनिक काल है, इसमें हम लोगों को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको पढ़नी है भारतेंदु युग। ठीक है, कालक्रम पर मत जाइएगा, कालक्रम आपको थोड़ा सा इधर उधर मिल सकता है क्योंकि जितने इतिहास लेखन हुए हैं सब में थोड़ा बहुत 1-2 वर्ष का अंतर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। ये जो 3 युग है ना, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। तो छायावादोत्तर युग जो छायावाद के बाद आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। इंपॉर्टेंट रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, कुछ प्रमुख पंक्तियां होंगी वो सब देख लेंगे। और इन क्लासेज के बाद हम लोग करेंगे एक अलग से पत्र पत्रिकाओं का पूरा सेशन लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का सेशन लेंगे, जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, इसका अलग अलग करके। और एक सेशन हम लोग का होगा हिंदी में प्रथम, उसके बाद होगा हिंदी में जो पुरस्कार वगैरह है उसका एक अलग से सेशन होगा, ताकि आपके सामने कभी भी कोई भी चीज आ जाए आप एकदम बेझिझक उसका उत्तर मार दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतेंदु युग की। ठीक है, तो भारतेंदु युग में अगर हम लोग बात करें, इसके बाद द्विवेदी युग पढ़ेंगे। भारतेंदु युग की बात करें, देखिए क्लासेज आपकी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मुझे ही सारा काम यहां पर करना पड़ता है ना। तो ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है, तो इसमें भी टाइम लगता है ना। तो इसीलिए जो भी, लेकिन हाँ, क्लास जो भी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपकी जो भी क्लास यहां पर ली जाए वो दमदार हो। ठीक है, तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आप यहां इनकी कुछ विशेषताएं देख सकते हैं कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कहा जाता है। क्या है? भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग, मतलब कि यहां से हिंदी गद्य लेखन की परंपरा क्या होती है, शुरू हो जाती है। इसके पहले मैं बात करूं कि जो इस काल का नाम पड़ा है ना भारतेंदु युग, ये किसके कारण पड़ा है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम क्या रखा गया है, भारतेंदु युग रखा गया है। अब उनको जो है नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसीलिए इस युग का नाम जो है भारतेंदु युग रख दिया गया है। नामकरण में अगर हम लोग आते हैं, इसका नामकरण अगर देखें तो देखिए गद्य काल नाम किसने दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको कौन सा नाम दिया है, गद्य काल नाम दिया। अब यहां पर एक प्रश्न आपके लिए बनेगा कि इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो इनका एक बहुत ही बेहतरीन निबंध है,
तो उसका नाम आपको लिखना है, वो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। वर्तमान काल किसने कहा है, तो मिस्र बंधु ने कहा है। फिर से यहां पर आपके लिए प्रश्न आता है कि मिस्र बंधु में कितने बंधु थे, ठीक है, तो मैं ये बता दे रहा हूं कि 3 बंधु थे। अब आपको तीनों का नाम जो है बताना है, ठीक है। तो तीनों बंधुओं का नाम, इनका एक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में एक इनकी पुस्तक है मिस्र बंधु विनोद, है ना, मैंने वहां पर बताया भी है, बीच में भी कई बार बताया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, फटाफट से लिख देना है। आधुनिक काल किसने कहा है, तो आधुनिक काल कहा है राम कुमार वर्मा जी ने। किसने कहा है, राम कुमार वर्मा जी ने। अब कहा है का मतलब इस तरीके से नहीं, सबकी एक एक किताबें हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की किताबें जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, उन्हीं किताबों में इन नामों का वर्णन किया है उन्होंने, और अपने हिसाब से कालक्रम जो है निर्धारित किया। इसीलिए जो ये आपको सन मिलता है, कहीं 1850 मिलेगा, कहीं 1857 मिलेगा, कहीं 1843 मिलेगा। जितने इतिहासकार हुए उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग जो है इनका समय विभाजन किया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए निबंध जो इनका है वो है चिंतामणि। क्या है, निबंध है इनका चिंतामणि, जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है। 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो गणेश, श्याम, सुखदेव आपको इस तरीके से याद कर लेना है। अब आगे बात करें कि इस काल में जो भाषा है, सबसे ज्यादा भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो यहां पर देखिए गद्य लेखन में मैंने बताया कि गद्य पद्य दोनों का लेखन यहां पर शुरू हो जाएगा। तो गद्य लेखन में ज्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग, और पद्य लेखन में किसका, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो दोनों आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रवृत्तियों की बात करें तो राष्ट्रीयता है, ठीक है। राष्ट्रीयता जो है थोड़ा सा मूल रूप में रही है यहाँ की रचनाओं में, राष्ट्र की भावना जो है मूल रूप में रही है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब इनके कुछ प्रमुख लेखक और कवि जो हुए हैं उनको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए इनका नाम थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग में इसलिए रखना है क्योंकि यदि परीक्षा में आपसे ये पूछ लेता है कि ये किस काल के लेखक हैं या किस काल के कवि हैं तो आपको वो ध्यान में रखना है। देखिए ये जो लेखन काल ये वाला रहा है ना, मैंने बताया कि 1850 से कहां तक रहा है, 1850 से रहा है 1885 तक, ठीक है, माफ कीजिएगा 90 तक, ठीक है। तो ये 50 साल तक ये रहा है, 1850 से 90 नहीं भाई 1900 है, ठीक है। तो ये 50 साल का कार्यक्रम रहा है। अब इसमें जो लेखक या कवि हुए हैं, क्या जरूरी नहीं, जरूरी है कि वो इसी 50 साल में ही उन्होंने केवल रचनाएं की हैं, तो आप कहेंगे नहीं, उसके बाद भी तो हो सकते हैं। तो कुछ लेखक ऐसे आपको मिलेंगे, कुछ कवि ऐसे मिलेंगे जो दो दो काल से जिनका संबंध रहेगा, लेकिन जो मुख्य रचनाएं उनकी हुई हैं, जिस काल में हुई है उसी काल में उनको देखा जाता है। तो यहां पर देखिए 1850 से जो 1900 है उसमें हम लोग देखते हैं सबसे प्रमुख तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर तो इस काल का नाम ही पड़ा है। 35 वर्ष इनकी उम्र रही टोटल, 35 वर्ष की उम्र में इनका देहांत भी हो गया था। 1850 से 1885 तक जो है इन्होंने रचना की, और आप समझिए कि हिंदी का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाने लगा। बहुत प्रखर एकदम प्रतिभा के धनी थे। अब यहां पर देखिए इसके बाद है बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन जो है इनको जो उपाधि दी गई है प्रेमघन की, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रेमघन उपाधि है वो किस कवि को दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, जगमोहन सिंह हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, ये जितने भी आपके लेखक हैं इनमें जो है इनकी रचनाएं, इनकी कुछ रचनाएं हैं और इनकी रचनाएं। बाकी सब जिन्होंने भी पत्रिका का संपादन किया है उन पत्रिकाओं को आपको याद रखना है। लाला श्रीनिवास दास का भी नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा देखते रहें कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी रचनाएं करी हैं। देखिए जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही, ठीक है। तो इनके बारे में जो मेन चीजें हैं मैं वो आपको बताता हूं। जैसे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से जो है रचनाएं शुरू हुई गद्य की, ठीक है। तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ लेखन विधाओं में और इन सब चीजों में। प्रथम नाटककार भी इन्हें कहा जाता है, प्रथम निबंधकार कहा जाता है और रंगमंच का जनक। अब देखिए जिन्होंने नाटकों को लिखना प्रारंभ किया वही तो रंगमंच के जनक माने जाएंगे। तो प्रथम निबंधकार, प्रथम नाटककार, रंगमंच का जनक और
हिंदी गद्य का पितामह। तो आप याद रखेंगे कि गद्य लेखन इन्हीं से शुरू हुआ, तो हिंदी गद्य का पितामह भी किसे कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में कि ये जो है ना रसा के उपनाम से, एक उर्दू की जो भी रचनाएं ये करते थे ये रसा उपनाम से करते थे, उसमें अपना नाम क्या लिखते थे? ये रसा लिखते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जन्म इनका 1850 काशी में और मृत्यु कब हुई? 1885 काशी। तो काशी का नाम जो जुड़ा है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि 3 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है, जो कि कहां से? काशी से ही किया है। तो आगे मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, पिता इनके कौन थे? गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो इनका जो उपनाम था गिरिधर दास, मतलब आप उपाधि कह सकते हैं इनको किसकी मिली थी? गिरिधर दास की उपाधि मिली थी। इनके पिताजी ये भी बहुत ही बेहतरीन लेखक थे। ठीक है, नाटककार थे। अब बात करें कि एक नहुस नाटक है। क्या है? नहुस नाटक है, जिसे हिंदी का पहला मौलिक नाटक कहा जाता है। तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास, उनके द्वारा लिखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, ये आप नोट करते रहिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते रहिएगा, क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं कि इनके गुरु कौन थे, ठीक है, तो इनके गुरु जो थे दोस्तों, विद्या गुरु जिन्हें आप कह सकते हैं, इन्होंने बहुत सी भाषाएं सीखी। तो एक एक भाषाएं, कुछ कुछ भाषाएं कुछ कुछ गुरुओं से सीखी है। तो इनके विद्या गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सितारे हिंद इनकी उपाधि थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं सेशन के लास्ट में एकदम जब हिंदी साहित्य आपका समाप्त होने वाला रहेगा, उसमें मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा। कुछ कहानियां हैं, कुछ नाटक हैं जो यहां पर आपको नहीं मिलेंगे। भारतेंदु से पूर्व के कुछ हैं, जैसे लक्ष्मण सिंह है, शिव प्रसाद सितारे हिंद है, तो इनके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा ताकि कोई चीज छूटे ना। इन्होंने एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था बनारस अखबार। क्या नाम था? बनारस अखबार नाम था। और कहां से किया? तो काशी से किया। मतलब कि काशी से इन्होंने भी किया और काशी से हरिश्चंद्र जी ने भी किया है। और ये जो है ना हिंदी प्रदेश के प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र, मतलब हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बना। बात आई दोस्तों कि ये क्या होता है, तो आप ये समझिए कि ये कहां से किया गया? ये काशी से किया गया। काशी मतलब कहां पर है? यूपी में है। और यूपी जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, मतलब कि हिंदी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। अब यहां से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा बन गया? बनारस अखबार। इससे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे वो कोलकाता कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बनारस अखबार हो जाएगा। पत्र पत्रिकाओं में मैं बाकी की चीजें भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर वैसे मैं बात करूं कि जो पहला पत्र जो है कौन सा था, तो बंगाल गजट था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है इसका संपादन किया था। और अगर मैं बात करूं कि ये किस भाषा में था, तो अंग्रेजी में था। और इसे ही भारत का क्या कहा गया? पहला समाचार पत्र कहा गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि समाचार पत्रों की श्रृंखला में अगर मैं आगे चलता हूं, तो जो हिंदी का पहला जो है समाचार पत्र था वो आपका कौन था? उदंत मार्तंड था। ठीक है, हिंदी का पहला जो पत्र था वो उदंत मार्तंड था। और किसने जो संपादित किया? तो पंडित जुगल किशोर जी ने संपादित किया था। ये भी आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। उदंत मार्तंड जो था, पंडित जुगल किशोर जी ने जो उसका संपादन किया, कहां से किया था? पहला हिंदी समाचार पत्र था, संपादन इन्होंने किया कोलकाता से। ठीक है, अब आप समझिए वो हिंदी भाषी क्षेत्र तो है नहीं, वहां बांग्ला बोली जाती है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र से ये वाला आ जाएगा बनारस अखबार। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अंतर स्पष्ट करते चलेंगे। पत्र पत्रिकाओं पे मैं एक अलग से सेशन लूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ रचनाओं पर बात करता हूं। पत्र पत्रिकाओं पर सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा यहीं पर। ठीक है, अब रचनाएं इनकी देख लीजिए। सबसे पहले नाटक में मौलिक नाटक और अनूदित नाटक, ये बड़ाऊ की मात्रा है। अब मौलिक और अनूदित क्या होता है? मौलिक मतलब जो मूल रूप से लिखा गया है। मूल रूप से लिखा होने का मतलब देखिए दो तरीके से नाटक, एक मौलिक तो मूल रूप से लिखा गया, अनूदित मतलब अनुवाद किया गया। जैसे किसी की रचना का अनुवाद किया जाए, जैसे आपने पढ़ा टॉम्ब ऑफ सैंड मतलब रेत समाधि। गीतांजलि श्री की थी कौन सी? रेत समाधि।
ठीक है। अब इसका जो है अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में, तो डेजी रॉकवेल ने किस नाम से किया, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से कर दिया। अब ये जो बना ना अंग्रेजी वाला, ये अनूदित हो गया, अनुवाद किया गया, और ये जो है मूल रूप में था तो मौलिक हो गया। तो अनूदित और मौलिक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इनके नाटक जो मुख्य मुख्य हैं वो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ठीक है। चंद्रावली नाटिका, इंपॉर्टेंट है ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला। नील देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, हालांकि ये इतने चर्चित हैं कि हो सकता है कि आपसे परीक्षा में न पूछा जाए, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से तैयार रखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्रेम जोगिनी है, चंद्रावली नाटिका है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, ये वर्ष उन्नति, इसको जोड़ेंगे तो वर्षोन्नति बनेगा। विशस्य विस्मौषधम, ठीक है, विशस्य विस्मौषधम जो है, ये सब इनके कैसे नाटक है, मौलिक नाटक है, तो ध्यान में रखेंगे ये। इसमें आपको जो याद करना है ये वाला और ये इधर के ये भी, तो ये तो आपको एकदम अच्छे से याद ही होने चाहिए, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं जो अनुदित नाटक है, इसमें विद्या सुंदर है, सत्य हरिश्चंद्र है, मुद्रा राक्षस है, रत्नावली है, ठीक है। और आगे मैं अगर बात करूं कि कर्पूर मंजरी, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहां से एक ये वाली रचना जो मुद्रा राक्षस है, ये पूछता है कि किसने लिखा है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कौन है, विशाख दत्त जो है वो इसके क्या है, मूल रूप में लेखक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रचनाएं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हाँ ये हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करें तो आपका जो है एक ही बार में काम हो जाए, बार बार आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इनके कुछ उपन्यास हैं, और उपन्यास जो है ये आपको ध्यान में रखना है। एक है चंद्रप्रभा, यही परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, तो चंद्रप्रभा ध्यान रखेंगे। एक और है पूर्ण प्रकाश, ठीक है, तो चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनकी काव्य रचनाएं हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रेम मालिका है, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, तो प्रेम 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 प्रेम, ठीक है। मालिका, माधुरी, फुलवारी, सरोवर, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। एक है गीत गोविंदानंद, ठीक है, ये एक में मिला लीजिएगा आप, गीत गोविंदानंद है। वर्षा विनोद, सत्सई श्रृंगार, विनय प्रेम प्रचासा और फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, ठीक है। दशरथ विलाप है, इधर प्रेम वाला जितना है, और गीत गोविंदानंद, इतना तो आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, ये नहीं भूलना है, ठीक। इतनी सारी चीजें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित थी। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो इनके जो भारतेंदु मंडल इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था, भारतेंदु मंडल जो इन्होंने बनाया था। तो भारतेंदु मंडल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से उसमें प्रमुख कवि हुए थे, तो उन पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो उसमें प्रमुख कवि हुए वो कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी आप इसको पढ़ें तो आपके पास एक फोटो रहेगा जहां से आपको कवर करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो यहां पर लेखक इनके काल के हैं, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, हठी हम्मीर। अब देखिए एक इनकी रचना है हठी हम्मीर, एक है हम्मीर हठ, ठीक है। हठी हम्मीर होगा तो प्रताप नारायण मिश्र, और हमीर हठ होगा, ये होना चाहिए था हम्मीर, हा आधा मां और रा, ठीक है, हम्मीर, ये होना चाहिए हठी हम्मीर। और हमीर हठ अगर आएगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें, मन की लहर इंपॉर्टेंट है, और हिंदी की हिमायत ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कुछ रचनाएं आपको इंपॉर्टेंट है, याद करनी है, ये आप रखेंगे। आगे बात करें बद्री नारायण चौधरी, जो कि इनका नाम क्या है, प्रेम घन, तो उपनाम ये पूछा जा चुका है परीक्षा में, ध्यान में रखेंगे। ये जो है ना अब्र नाम से, अभी रसा आपने पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और इनका आप पढ़ेंगे अब्र, किस नाम से पढ़ेंगे, अब्र नाम से पढ़ेंगे। और अब्र नाम से जो है दोस्तों ये उर्दू में रचनाएं करते थे, क्या करते थे,
अब्र नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे, तो ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं। भारत भाग्योदय, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। देखिए यहां पर एक बार ध्यान से देखिए, उदय, अब कोई भी चीज उदय होती है, सूर्योदय होता है तो कहां से होता है, बादल मतलब घन से होता है ना। बादल मतलब ये बदरी हो गए, या यहां आप घन लगा लीजिए, तो बदरी और घन दोनों किससे है, बादल से संबंध रखते हैं। अब यहां भाग्योदय कहां से होगा, बादल से होगा। वर्षा कहां से होगी, बादल से होगी। अरुणोदय मतलब सूर्य का उदय कहां से होगा, बादल से होगा। मयंक मतलब चंद्रमा, ये भी कहां पर होते हैं, बादल में। तो जितने ये बादल से संबंधित है ना, ये सब किसके हो जाएंगे, सब हो जाएंगे बदरी बादल के, मतलब बदरी बादल के हो जाएंगे या घन के हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब्र नाम से, उपनाम से ये उर्दू की रचनाएं करते थे। ये भी तो रसा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और अब्र कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो एक आपके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं, अश्क। ठीक है, ये है अश्क उपनाम। ये किस लेखक का उपनाम है अश्क, और ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। चलिए अब आगे के देखते हैं हम। अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने लिखा है सुकवि सतसई पावस 50। राधा कृष्ण दास ने लिखा है कंसवध, जो कि अपूर्ण है। भारत 12 मासा और देश दशा। जितना आपको याद हो पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये लोग, तो ये बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर भी बहुत मायने रखता है यदि पूछ लिया जाए। अदरवाइज जो आपसे पूछेगा वो पत्र पत्रिकाएं सबसे ज्यादा पूछेगा। जगमोहन है, इनकी रचना देवयानी है और श्यामा लता है। ठीक है, और एक है लाला श्रीनिवास दास भैया, इनका एक इंपॉर्टेंट है परीक्षा गुरु, और ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, परीक्षा गुरु क्या है, उपन्यास है, और इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। किसे, परीक्षा गुरु। तो दो आपको पहला मिला। पहला मौलिक नाटक किसने लिखा है, तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने लिखा, जो इनके पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और एक मिला पहला हिंदी का उपन्यास, कौन सा है, परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाएं, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है इसमें, भारतेंदु युग की जो पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, इसको देखिए। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको छोटा दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए पत्र पत्रिकाओं। अब इसे मैं जितना स्टार लगा सकता हूं उतना स्टार मैं इसे लगा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आप ये वाला जो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं बताते चलूंगा कि कौन कौन सा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अभी बनारस अखबार आप पढ़ चुके हैं, किसने किया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उसका संपादन किया है। यहां पर है समाचार सुधा वर्षण, इसका संपादन किया है श्याम सुंदर सेन ने। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। कैसा है, दैनिक पत्र है हिंदी का। अभी जो आपने पढ़ा बनारस अखबार, वो मासिक पत्र था। कैसा था, मासिक था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बनारस अखबार कैसा था, मासिक था। तो अब आपके लिए, आपके सामने क्या चीज आ जाएगी, यहां पर आपका जो आया है ये दैनिक है। तो प्रथम हिंदी दैनिक पत्र आपका समाचार सुधा वर्षण, श्याम सुंदर सेन, और कोलकाता से प्रकाशन हुआ। तीन ही चीजें ध्यान रखनी है, सन के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा। ध्यान रखनी है कौन सी, किसने, कहां से। ठीक है, मतलब कि पत्रिका, संपादक और संपादन स्थल, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है प्रजा हितैषी, कई बार पूछा गया है, राजा लक्ष्मण सिंह। तो मैंने बताया था ना, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार, और लक्ष्मण सिंह क्या है, प्रजा हितैषी है। और प्रजा हितैषी मुगलों के काल में कहां पर, आगरा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। वैसे ये मुगल काल का नहीं है फिलहाल, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि प्रजा का हित ताज से जुड़ा हुआ है, बस याद रखिएगा। ठीक है, अब प्रजा का हित कौन करेगा, प्रजा का हित करेगा जो राजा होगा। कौन सा राजा, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अब राजा लक्ष्मण सिंह जो राजा होगा उसके सिर पे क्या होगा, ताज होगा। तो ताज कहां, आगरा में है। तो ध्यान रखेंगे प्रजा का हित कौन करेगा, राजा। राजा कहां पर, आगरा में। ओके है, आगे देखिए तत्वबोधिनी पत्रिका। जब पत्र पत्रिकाओं अलग से मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं कुछ ट्रिक्स आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए
चलिए ध्यान से देखिए, ये तत्वबोधिनी किसने कहा? तो गुलाब शंकर ने पत्रिका प्रकाशित की। कहां से? बरेली से प्रकाशित की है। तो ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है वो कौन सा है, यहां ध्यान से देखिए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, ये है, और एक है बाला बोधिनी पत्रिका। तो ये 3 पत्रिकाएं हैं और तीनों का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और तीनों का संपादन कहां से किया है? काशी से किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हाँ, ये कैमरा आई थिंक थोड़ा सा हिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहां से किया है? काशी से किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाला बोधिनी के बारे में अगर देखा जाए तो हिंदी में जो है महिलाओं के लिए पहली साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया गया। कौन सी? महिलाओं के लिए पहली साहित्यिक। ये आपसे पूछा जा सकता है, बाला मतलब क्या होता है? महिला ही तो होता है। बाला मतलब बालिकाएं, मतलब महिलाएं, तो उनके लिए पहली साहित्यिक पत्रिका बाला बोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3 पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कहां से? काशी से इसका संपादन किया गया है। आगे अगर हम बात करें कि सदादर्श, ये भी इंपॉर्टेंट, जितने मैं यहां पर बता रहा हूं सब एकदम रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सदादर्श जो है ये लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है, मतलब इसका संपादन किया और कहां से? दिल्ली से। तो कैसे याद करेंगे? सदादर्श, दर्श दिल्ली, ठीक है, तो दर्श दिल्ली, और किसने? तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा, इसका संपादन किया। हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप का संपादन किसने? बाल कृष्ण भट्ट ने किया, और कहां से? इलाहाबाद से किया है। कहां से किया है दोस्तों? इलाहाबाद से किया है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। भारत मित्र और कोहिनूर, ठीक है, तो भारत मित्र, ये कोहिनूर उर्दू का है, तो भारत मित्र और कोहिनूर का संपादन किसने किया है? बाल मुकुंद गुप्त ने। कहां से? लाहौर से किया है। कहां से किया है दोस्तों? लाहौर से इसका संपादन किया है। ब्राह्मण पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं तो यहां पर भारतेंदु जी की तीनों पत्रिकाएं, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के लिए है। ठीक है, तो ब्राह्मण जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया, और कहां से? कानपुर से किया है। ठीक है, कहां से किया है? कानपुर से किया है। आपको कैसे याद करना है, समझिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग क्या पहनते हैं? जनेऊ पहनते हैं, और जनेऊ कहां पर फंसाते हैं? कान में। ठीक, तो ब्राह्मण कहां से? कानपुर से। ये तो आपको पता चल गया होगा। अब यहां पर बात हुई कि ब्राह्मण, सबसे बड़े ब्राह्मण कौन थे? आप कह सकते हैं नारायण के जो भक्त थे, हमेशा नारायण नारायण करते थे, तो वो सबसे बड़े ब्राह्मण हो जाएंगे। बस, सबसे बड़े ब्राह्मण नारायण, और ब्राह्मण जनेऊ कहां पर? कान में, तो कानपुर। ठीक है, आगे बात करें आनंद कादंबिनी और नागरी नीरद, तो नागरी नीरद और आनंद कादंबिनी सबसे ज्यादा बार, ये कुछ है एकदम इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो आनंद कादंबिनी, तो बद्री नारायण चौधरी, फिर वही प्रेम घन, तो जो प्रेम घन, प्रेम रूपी बादल हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं? आनंद में रहते हैं। ठीक है, तो आनंद में रहते हैं, और कहां से? तो इन्होंने मिर्जापुर से जो है इसका संपादन किया है। तो ये आप भी ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहां पर एक चीज और आपको ट्रिक में बता देता हूं। देखिए, नागरी नीरद, नागरी नीरद का एक ट्रिक और है। नीरद जो है, नीरद मतलब नीर धन दा, है ना, जल देने वाला। तो जल कौन देता है? आप कहेंगे बादल देता है, तो जल देने वाला बादल, फिर से आ गए प्रेमघन बादल। अभी आपने पहले भी देखा कि बादल वाले सब इन्हीं के थे, और यहां पे भाग्योदय, अरुणोदय सब इन्हीं के थे। यहां पर भी नागरी नीरद इन्हीं का हो गया है। ठीक है, तो मिर्जापुर से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मिर्जापुर याद आ रहा होगा कुछ, है ना। भारतेंदु ये पत्रिका का नाम है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु पत्रिका का नाम है। राधा चरण गोस्वामी ने इसका संपादन किया। कहां से? वृंदावन से इसका संपादन किया है। और एक और पत्रिका है द्वंद्व, जिसका जो है अंबिका दत्त व्यास ने संपादन किया है, और जो है कहां से किया है? तो ये किया है लाहौर से। ठीक है, तो ये आपका पत्र पत्रिकाओं से संबंधित पूरा का पूरा एक चार्ट रहा आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, और ये क्लास, आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त होगी। आगे का आपका जो सेशन होगा वो आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं मैंने यहां पर सब समेटने की कोशिश की है। क्लास भले आपको लगभग आधे घंटे की मिल जाए, लेकिन कंटेंट बहुत ही बेहतरीन होगा। ये क्लास पढ़ने के बाद आपको भारतेंदु युग से एक भी प्रश्न आपका गलत होने का चांस नहीं बनता है।
तो कोशिश यही की गई है कि सब कुछ एकदम बेहतर रहे और बेहतर से भी बेहतरीन हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।